गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग साइंस 1 का भाग 2 देख रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण में हमने सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण के बारे में जानकारी ली। ओवरऑल इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा कर बताया था। उसके बाद हमने डोबरेनर का त्रिक नियम देखा। उसके पश्चात हमने न्यूलैंड कास्टक नियम देखा। फिर हमने मेंडेलीव की आवर्त सारणी पढ़ी है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं बताई हैं, और इन विशेषताओं के अलावा जो मेंडेलीव कुछ बातें वह सारणी में सिद्ध नहीं कर पाया, जिसको हम लोग विषमताओं का नाम देते हैं, वो विषमताएं मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विषमताएं आज हम लोग देखने वाले हैं। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विषमताएं में सबसे पहला पॉइंट ये दिख रहा है हमको कि कोबाल्ट और निकेल, इन तत्वों को मेंडेलीव ने और दो जगह पे एक ही स्थान दिया था, एक ही स्थान में दोनों का रखा था। तो कोबाल्ट और निकेल, इन दोनों तत्वों के पूर्णांक में परमाणु द्रव्यमान समान होने के कारण इनके स्थान में संदिग्धता थी यानी कि वह स्थान अभी भी निश्चित नहीं कर पाए थे। कोबाल्ट और निकेल के स्थान के बारे में मेंडेलीव क्लियर नहीं थे कि उनको कहाँ रखा जाए। इन दोनों को अलग अलग उनका स्थान मिलना बहुत ज़रूरी था, परंतु एक ही स्थान में दोनों तो नहीं रह सकते, क्योंकि ये जितना कोबाल्ट एक तत्व है उतना ही निकेल एक तत्व है। तो इनके स्थान में संदिग्धता थी। दूसरा पॉइंट है, समस्थानिकों की खोज होने पर उनका रासायनिक गुणधर्म समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होने के कारण उन्हें मेंडेलीव आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया। जैसे कि आप सबको पता है, समस्थानिक यानी कि कोई भी तत्व के समस्थानिक उसी तत्वों के गुणधर्म बताते हैं। जैसे कि हम कोई एक उदाहरण यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन का एक समस्थानिक मैंने बनाया O2, फिर मैंने ऑक्सीजन का समस्थानिक मैंने बताया O3, फिर ऑक्सीजन का समस्थानिक मैंने बताया O4, फिर ऑक्सीजन का समस्थानिक मैंने बताया O5। यानी ऑक्सीजन के ही अन्य इलेक्ट्रॉन एक ही तत्वों को संबोधित करते हैं, बताते हैं, उनको उनके आइसोटोप्स यानी समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिकों की खोज होने पर मतलब एक ही तत्व के अन्य समस्थानिक की जैसे जैसे खोज हुई, उनका रासायनिक गुणधर्म तो समान था, परंतु उनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न है मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 5 परमाणु। तो इनका वजन यानी कि एक जैसा थोड़ी होगा, भले ही गुणधर्म एक होगा फिर भी उनका वजन अलग अलग होगा, यानी कि उनका गुणधर्म समान है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न है। इसीलिए मेंडेलीव आवर्त सारणी में उनको कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया। फिर हम लोग सामने चलते हैं। बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों में क्रमशः वृद्धि होते हुए नहीं दिखी। मतलब परमाणु द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे दो भारी तत्वों के बीच कितने तत्वों की खोज होनी है यह सुनिश्चित नहीं किया गया था। मतलब जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमानों की वृद्धि होती गई, उन्होंने आपको मैंने बताया था कि रिक्त स्थान रखे थे परमाणु द्रव्यमानों में, तत्वों में परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार रिक्त स्थान रखे गए थे। परंतु जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई, उनके बीच कितने तत्व आने चाहिए, मतलब 2 आने चाहिए, 3 आने चाहिए, 4 आने चाहिए, इसकी खोज होने पर भी वह सुनिश्चित नहीं किया गया। मतलब जैसे जैसे तत्व मिलते गए उसके बीच में कितने तत्व आने चाहिए, एक परफेक्ट आधुनिक सारणी नहीं बन पाई, जिसमें परफेक्टली मेंडेलीव ये बताते हमें कि यहाँ पे हाँ 2 ही तत्व की जरूरत है, उसके लिए जगह छोड़ी गई है। तो जैसे 3 तत्व मिले तो उन तीसरे तत्व की जगह कहाँ पे होगी, यह मेंडेलीव नहीं बता पाए। तो चौथा पॉइंट हम लोग ने यह देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोजन का स्थान हैलोजन के समूह में, मतलब हैलोजन का समूह है समूह 7। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था ना, जैसे हम लोग ऊर्ध्वाधर स्तंभ एक के बाद एक के बाद एक के बाद देखे, उनको समूह कहते हैं। और जो क्षैतिज पंक्तियाँ ऊपर से राइट टू लेफ्ट चलेगी, लेफ्ट टू राइट चलेगी, उसको हम लोग
आवर्त कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे समूह की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन का स्थान हैलोजन के समूह में यानी कि 7वें स्थान पे बताया गया था, परंतु उसके साथ साथ क्षारीय धातु के अ, समूह एक में भी उसकी समानता दिखाई देती थी। मतलब एक ही हाइड्रोजन तत्व है, एक तत्व, परंतु उसके दो समूह। अब जैसे कि आवर्त सारणी में किसी भी तत्व को किसी एक जगह पर रखना है, हमें उसी के लिए तो आवर्त सारणी बनानी है ना। तो उसका तत्व समूह 7 में भी था, समूह 1 में भी था। तो उपयुक्त गुणधर्म का विचार करने पर हाइड्रोजन का स्थान क्षारीय धातु समूह में या हैलोजन समूह में रखे यह निश्चित नहीं कर सके। मेंडेलीव की यह सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट विषमताएं थी। मतलब वो बता नहीं पाए कि हाइड्रोजन का एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब उसका एग्जैक्ट स्थान कौन सा होना चाहिए। एक तो समूह 7 में होना चाहिए, समूह 1 में होना चाहिए, ये मेंडेलीव हमें नहीं बता पाए। तो इसके उपरांत फिर आई आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि हम लोग इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। सन 1913 में अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोसले, यहाँ ध्यान से सुनिए, इन वैज्ञानिक का नाम था हेनरी मोसले, ने एक्सरे नलिका का उपयोग करके, एक्सरे नलिका यानी कि जो हम लोग एक्सरे निकालते हैं ना, उसकी नलिका का उपयोग करके एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि तत्व का परमाणु क्रमांक, देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि परमाणु क्रमांक ये जो नाम है, आज पहली बार हम लोग हमारे पाठ में देख रहे हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे थे, आज हम लोग परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं, जिसको छेड़ यह सिंबल से निर्देशित किया जाता है। तो यह परमाणु क्रमांक परमाणु केंद्रक में स्थित प्रोटॉन की संख्या है। मतलब जैसे कि आपको इसके पूर्व वाली कक्षाओं में बताया गया है कि कोई भी तत्व यदि हम लोग लेते हैं तो उसका एक परमाणु होता है, और उसी तरह उसके असंख्य परमाणु होते हैं। तो सिर्फ एक परमाणु की बात करें तो एक छोटा सा एटम जो कि हमारी आंखों से भी नहीं दिखता, उस परमाणु में एक केंद्रक होता है, और उस केंद्रक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जितने प्रोटॉन की संख्या होंगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या एक ही होती है। तो जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और वही उसके परमाणु क्रमांक भी होंगे। मतलब कोई भी तत्व में मौजूद प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन उनके परमाणु क्रमांक होते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। हम लोग परमाणु द्रव्यमान की बात नहीं कर रहे हैं, द्रव्यमान मतलब उसका वजन, परंतु आज जो हम लोग देख रहे हैं, हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का नियम हमें बताया, उसमें परमाणु क्रमांक के बारे में बताया। और परमाणु क्रमांक होता है उसमें किसी भी तत्व में मौजूद परमाणु में केंद्रक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो कि प्रोटॉन को हम लोग धनावेशित कण भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऋण आवेशित कण कहते हैं। तो मोसले ने अनेक तत्वों के परमाणु क्रमांक प्रयोगों द्वारा निश्चित किए। मतलब जैसे जैसे मेंडेलीव ने परमाणु द्रव्यमान के बारे में हमको समझाया था, परंतु 1913 में हेनरी मोसले ने हमें परमाणु क्रमांक प्रयोगों द्वारा निश्चित करके बताया हर एक तत्व की, जो कि मेंडेलीव ने परमाणु क्रमांक की कोई भी बात नहीं की थी। वह सिर्फ परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ही आधुनिक आवर्त सारणी की रचना कर रहे थे। परंतु मोसले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम बताया, उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर वह आवर्त सारणी बताई। देखते हैं, जिसके कारण परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा तत्वों के प्रभावी गुणधर्म परमाणु क्रमांक हैं, यह ध्यान में आया। मतलब द्रव्यमान की अपेक्षा मोसले ने अपने आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक को ज़्यादा महत्व दिया। इसके अनुसार मेंडेलीव के आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। मेंडेलीव ने आवर्त सारणी बनाई। यह नियम इस प्रकार है:
तत्वों के गुणधर्म ये उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। जैसे आपको पता होगा मेंडेलीव के आधुनिक आवर्त सारणी में उसने बताया था कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। परंतु हेनरी मोसले, जैसे आज हम लोग ये हेनरी मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी का नियम देख रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोसले ने ये बताया कि तत्वों के गुणधर्म ये उनके परमाणु क्रमांकों के, परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, यहाँ में किसने बताया? हेनरी मोसले ने उनके आधुनिक आवर्त सारणी में। आज हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी एवं आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोसले ने कौन से बदल किए थे, कौन से नई चीजें उन्होंने बताई, ये हम आज देखेंगे। तत्वों को उनके उनके परमाणु द्रव्य के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, देखिए अभी तक हमने परमाणु क्रमांक के, परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करते थे, परंतु हेनरी मोसले ने उनके आधुनिक आवर्त सारणी में हमको ये बताया कि परमाणु क्रमांक को उनके आवर्त आरोही क्रम में व्यवस्थित रखना है। करने पर तत्वों का जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी का एक परिभाषा हम लोग को बताई गई है, या आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसको याद रखिए। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों का जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं? जब हम लोग तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार आरोही क्रम में रखते हैं और उसका हमें वर्गीकरण प्राप्त होता है, उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के अनुसार रखा गया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यह सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक यानी Z के अनुसार रखा गया, उसके सिंबल के अनुसार रखा गया। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के करीब करीब सारी विषमताएं आधुनिक सारणी में दूर हुई दिखाई देती है। मतलब जो भी विषमताएं हमने मेंडेलीव की आवर्त सारणी में देखी थी वह सभी आधुनिक सारणी में दूर हुई है। पिछली कक्षाओं में आपको स्टूडेंट्स ये पता होगा कि ऐसी एक रचना हमने देखी थी। एक कोई परमाणु है, कोई भी तत्व हम लोग मान के चलते हैं, उसमें एक केंद्रक होता है जिसके केंद्रक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आप लोग को दिख रही है। ये जो 0 गोले बनाए गए हैं उनके चारों ओर घूमने वाले कक्षाएं जिनको हम लोग बोलते हैं, उनके चारों ओर घूमने वाली कक्षाओं में हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। तो पिछली कक्षाओं में देखा कि परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में वितरित किए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा स्टूडेंट्स की सबसे पहली कक्षा की यदि हम लोग बात करें, ये पहली कक्षा, ये केंद्रक, ये क्या है? केंद्रक, जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स की संख्या उतनी होती जितने उसके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। जैसे कोई तत्व, हम लोग हाइड्रोजन की यदि बात करें तो हाइड्रोजन तो इसका एक ही कवच होगा न्यूक्लियस में, और उसके चारों ओर घूमने वाला एक ही इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा। यदि हम लोग हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। तो हीलियम में उसके न्यूक्लियस मतलब केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे बनाए, ठीक है। वैसे ही यदि हम लोग और सामने चलते हैं, हम लोग तीसरे तत्व के बात करते हैं, लिथियम। यह तत्व यदि हमने लिया तो लिथियम का एक न्यूक्लियस हम लोग ले लेंगे। उस कक्षा के चारों ओर घूमने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम सकते हैं। ये कम, मतलब
दो ही इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम सकते हैं, तो लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, तो उसके लिए दूसरी कक्षा शुरू होती है। दूसरी कक्षा में वो इस तरह से प्रेजेंट रहेगा। तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण अगर हमको बताया पूछा गया, तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण यहाँ पे होगा 2 और 1। दो इलेक्ट्रॉन उसकी पहली कक्षा में प्रेजेंट होंगे और एक इलेक्ट्रॉन उसकी दूसरी कक्षा में प्रेजेंट होगा। इस तरह से ये दूसरी वाली कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। जैसे जैसे तत्व बढ़ते जाएंगे, लिथियम के बाद बेरिलियम होता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे 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 तत्व बढ़ते जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएंगी। मतलब पहली कक्षा में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं, और तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उसके इस रचना को इलेक्ट्रॉनिक समरूपण कहते हैं। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक समरूपण में हम लोग लिखेंगे, और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक समरूपण में हम लोग लिखेंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेंगी वैसे वैसे उसकी कक्षा बढ़ती जाएंगी। तो ये मान के चलता हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉन समझ में आए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, तो 2 ही हमने बनाए। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो हमने 8 ही इलेक्ट्रॉन बनाए। तीसरी कक्षा में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने बनाए। इसके अगर आगे हम लोग चलते हैं, इस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक समरूपण उनकी कुल संख्या पर निश्चित होता है, तथा परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, यह बताया गया। देखिए, इस वाक्य से हमको ये बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक समरूपण यानी परमाणु में कितने उसकी परमाणु क्रमांक होंगे, उनकी कुल संख्या, और यह उसके केंद्र के चारों ओर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन की तत्वों में संख्या होगी, उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। यह हमको आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोसले ने समझाकर बताया है। अभी इसके उपरांत आ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी की रचना। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट इसके बाद वाले वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे कीप स्टडिंग। आपको इसके बाद वाला वीडियो देखने पर ही समझ में आएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोसले ने तत्वों की रचना किस तरह से की थी। ओके स्टूडेंट्स, सो जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो ध्यान से पढ़िए, लिखिए। जो अभी मैं नोट्स दे रहा हूँ उनको लिख के रखिए, और स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।